हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोदान उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। उम्मीद करती हूँ आप इसका पार्ट 1 देख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका 11वां अंश है। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्दी लाए जब हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है, और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से निकलेगी तब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हम मानवता का वह पद ना पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की तो इन पंक्तियों को प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान से लिया गया है। राय साहब अमरपाल सिंह होरी से कह रहे हैं कि जमींदारी व्यवस्था में उन्हें पंगु बना दिया है। जमींदार स्वयं परिश्रम करके अपना जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हैं। वह होरी से अपने विचार इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। सन 1930 और 1936 के आसपास स्वतंत्रता की लहर गांवों तक पहुंचने लगी थी। आज़ादी के आंदोलन की भनक जमींदारों के कानों में पड़ने लगी थी, और जमींदारों को यह आभास हो चुका था कि एक ना एक दिन आज़ादी मिलकर ही रहेगी, और आज़ाद भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अवश्य होकर रहेगा। रायपाल अमरपाल सिंह होरी से कहते हैं कि लक्षण यह बता रहे हैं कि बहुत जल्दी जमींदारी प्रथा मिटने वाली है। जमींदार वर्ग जो शोषण कर रहे हैं बहुत जल्दी मिटने वाले हैं। जिस दिन यह प्रथा समाप्त हो उस दिन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। ईश्वर करे वह शुभ दिन जल्दी आए जिस दिन यह प्रथा नष्ट हो जाएगी। वास्तव में वह दिन हमारे उद्धार का दिन होगा, क्योंकि तब हम अपने हाथ से काम करना सीख जाएंगे। तब हमें इस वास्तविकता का पता चलेगा कि खून पसीना बहाकर परिश्रम के साथ जो कमाई की जाती है उसे यदि कोई दूसरा हड़प ले तो परिश्रम करने वाले को कितनी पीड़ा होती है। हम जमींदार परिस्थितियों के दास बने हुए हैं। परिस्थितियां यह है कि हम जमींदारी प्रथा के आरंभ से आज तक पर जीती है, दूसरों का खून चूसते आए हैं। हाथ से काम करना हमने सीखा ही नहीं, और हमारी परिस्थितियां इस प्रकार की है कि हम सरकारी हकीम और हुक्कामों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी डालियां देकर खुश करने की चेष्टा करते हैं, और उनकी सहायता से अपनी प्रजा का शोषण करते हैं। ऐसी परिस्थितियां ही हमारा सर्वनाश कर रही है। जब तक हमारे पास इलाके हैं, महल है, सवारियां हैं, नौकर चाकर हैं और मनोरंजन के लिए वेश्याएं हैं, तब तक
हम हाथ से काम नहीं सीख सकते। ये सुख सुविधाएं हमें सुविधा भोगी बनाए हुए हैं। जब तक यह संपत्ति की बेड़ी हमारे पैसे से ना निकलेगी, तब तक यह श्राप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा और हम शोषण के इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें मानवीयता नहीं आ पाएगी। मनुष्य का मनुष्य होना उसके जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य पर पहुंचना ही उसका अंतिम लक्ष्य है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला, जमींदार वर्ग का यथार्थ चित्रण किया गया है। दूसरा, मुहावरों के प्रयोग से भाषा भावाभिव्यक्ति में और अधिक सक्षम हो गई है। तीसरा, सरल और प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौथा, प्रेमचंद ने गोदान में अन्यत्र कहा है कि संपत्ति व सहृदयता में बैर है, इसलिए जमींदार आसामियों के प्रति निष्ठुर थे। इसका 12वां अंश है, कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हमें आदमियत कहा। आदमी वह है जिनके पास धन है, अखिस्तार है, इलम है। हम लोग तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एका का नाम नहीं, एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े, कोई जाफा कैसे करे। प्रेम तो संसार से उठ गया। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से ली गई है। होरी और भोला तथा गोबर भूसे के खांचे सिर पर रखे हुए अहिराने में पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में आपस में राय साहब, दाता दीन आदि के संबंध में बातचीत हो रही है। जो शादी या क्रियाकर्म में रुपया पानी की तरह बहाते हैं। दूसरी ओर किसान का अनाज खलियान से ही उठ जाता है। जी तोड़ परिश्रम करने पर भी उनके पास साल भर के लिए खाने के लिए अनाज भी नहीं बचता। होरी के यह कहने पर कि हम भी आदमी हैं, तब भोला होरी से कहता है कि अब हम व्याख्या देखते हैं। कौन कहता है कि हम और तुम अर्थात छोटे आदमी आदमी हैं। इस दुनिया में आदमी कहलाने के लिए आदमी वाले कुछ गुण होने चाहिए और उन गुणों में प्रमुख है पैसा। आज जिसके पास धन है उसे आदमी कहा जाता है। पैसे के बाद आदमी कहलाने के लिए उसके पास अधिकार होने चाहिए। हमारे और तुम्हारे पास ना धन है, ना अधिकार और ना ज्ञान। आदमी कहलाने के लिए वह पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। हे भाई, होरी हमारे पास इन तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं। हम और तुम तो निरे बैल हैं, यानी मूर्ख भी हैं और मूर्ख होने के साथ साथ पशु भी। जैसे बैल दिन रात जूतता रहता है, उसी तरह हम और तुम रात दिन काम करने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे बैल कमाता तो खुद है और उसके परिश्रम का फल भोगता है उसका मालिक, ठीक उसी प्रकार मेहनत तो हम गरीब आदमी करते हैं और उस परिश्रम का फल भोगता है जमींदार या साहूकार। इसके साथ साथ एक गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी से चिढ़ता है। हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, यानी आपस में ईर्ष्या रखते हैं। एकता हम लोगों में है ही नहीं। एक किसान दूसरे किसान के खेत पर चढ़े तो मुनाफा कैसे हो। एक किसान दूसरे किसान की बुराई करके जमींदार से उसके खेत को अपने नाम लिखवा लेता है
और इस तरह एक दूसरे का गला काटते हैं। ऐसा लगता है कि प्रेम तो जैसे संसार से समाप्त हो गया है। यदि बात की जाए इनकी विशेषताओं की, पहला, सरल और प्रभावमयी भाषा है। दूसरा, व्याख्यात्मक शैली है। तीसरा, गरीबी का यथार्थ वर्णन है। और चौथा, तत्कालीन समाज में शोषक वर्ग के शोषण की ओर संकेत किया गया है। इसका 13वां अंश है, वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों में रंजित कर लेती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विषाममय संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत कहते और सुनते हैं। तटस्थ भाव से मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं, जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो इस पंक्तियों को गोदान उपन्यास से लिया गया है। इसमें प्रेमचंद ने अलंकारमयी भाषा में वैवाहिक जीवन की तुलना दिवस के साथ की है। जिस प्रकार उषा खिलती है, सूर्य उदय होता है, फिर मध्याह्न का प्रखर तप आता है और उसके उपरांत दिन भर की क्लांति को दूर करने वाली संध्या आती है, उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में भी इसी प्रकार के उत्थान पतन आते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब विवाह होता है तो व्यक्ति के मन में उषा के समान मधुर विभिन्न प्रकार की रंगीन और मादक लालसाएं उठती रहती है। उस जीवन में एक विचित्र मादकता के कारण जीवन सुखमय प्रतीत होने लगता है। व्यक्ति सोचता है कि जिस प्रकार बाल सूर्य की रंगीन किरणें संसार में सुखद एवं सुंदर वातावरण उपस्थित कर देती हैं, उसी प्रकार उसका यह विवाहित जीवन सदैव ऐसा ही सुखद एवं सुंदर बना रहेगा। उस समय वह जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। दो प्यासे यौवन से परिपूर्ण हृदय जब आपस में मिलते हैं, तब सारी चिंताओं को भूल आनंद भोग में लीन हो जाते हैं। परंतु बाल सूर्य जब ऊपर उठता हुआ आकाश के मध्य में आ जाता है, तब उसकी वह सुखद रंगीन किरणें अग्नि बाणों के समान दाहक हो उठती है। इसी प्रकार विवाह के उपरांत जब गृहस्थी की जिम्मेदारियां सामने आती है, तो व्यक्ति अपनी लालसा की तृप्ति का मोह छोड़कर उन्हें निभाने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। उसे आनंद भोग के उस मनोहर एवं मादक वातावरण से बाहर निकलकर जीवन के संघर्षपूर्ण क्षेत्र में जुट जाना पड़ता है और यह क्षेत्र संकटों से परिपूर्ण रहता है। उसे अधिक परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और लालसा की मादकता नष्ट हो जाती है। जीवन का संघर्षमय यथार्थ उसके सम्मुख आ खड़ा होता है। परिश्रम करते करते जब उसकी अवस्था ढलने लगती है और वह क्लांत हो उठता है, तो उसकी संतति उससे उस संघर्ष के भाव को संभाल लेती है और वह थके पथिक के समान विश्राम करना चाहता है। जीवन का यह भाग संध्या के समान शीतल एवं शांत होता है। संघर्ष की ज्वाला का अंत हो जाता है और ऐसी स्थिति में आकर व्यक्ति निर्लिप्त भाव से
अपने विगत जीवन की बातें करने में आनंद का अनुभव करता है। उस समय उसे संसार से कोई क्रियात्मक मोह नहीं रह जाता। संसार के संघर्षों की ज्वाला एवं हलचल से दूर रहते हुए वह अपने विगत जीवन को इस भाव से देखता है जैसे कोई व्यक्ति किसी बहुत ऊंचे शिखर पर जा बैठा हो और वहां से नीचे के व्यस्त संसार को तटस्थ भाव से देख रहा हो, जिससे अब उसका कोई भी संबंध नहीं है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है, लेखक ने वैवाहिक जीवन की तुलना दिन के विकास की तारतम्यता के साथ करके अत्यंत संक्षेप में ही इसका यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। दूसरा, वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्षमय जीवन के बाद की विश्रांति का कलात्मक वर्णन यहाँ पर हुआ है। इसका 14वां अंश है, उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में कैसे फूल लगे थे, जब तक फल ना लग जाएं, उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी और किसी और से प्रोत्साहन ना पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। जुनिया का वंचित मन, जिसे भाभिया के व्यंग्य और हास्यविलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य ही पर ललचा उठा और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। यदि बात इसके प्रसंग की जाए तो यह गोदान उपन्यास से ली गई है, जिसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद है। भोला की बाल विधवा युवती पुत्री जुनिया गाय के साथ गोबर को आधे मार्ग तक छोड़ने आई। रास्ते में जुनिया गोबर के प्रति अपना अनुराग प्रकट करती है और कहती है कि अब तुम क्यों आने लगे। जुनिया के इस कथन में गोबर के प्रति अनुराग व्यक्त हो रहा था। इसी प्रसंग में उपन्यासकार गोबर और जुनिया दोनों के ही हृदय का विश्लेषण करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोबर अभी अल्हड़ किशोर था। उसकी भाभियां उसे केवल मजाक ही किया करती थी। उनके उस मजाक में कोई कलुषित भावना नहीं रहती थी। वह जानती थी कि अभी वह किशोर है, उसमें अभी यौवन का स्फुरण नहीं हुआ है। इस अवस्था में उसके प्रति आकर्षित होना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार फल वाले वृक्ष के फूलों पर ढेले मारना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा करने से उससे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। फूल जब फल बन जाए तब उस पर ढेले फेंकना सार्थक होता है। गोबर की अवस्था अभी फूल की ही थी, उसमें यौवन रूपी फल नहीं लगा था। इसलिए भाभियों के इस मजाक में गोबर को किसी प्रकार का आमंत्रण या उत्साह नहीं होता था। वह अपने को किशोर समझता था। जुनिया युवती परंतु बाल विधवा नारी थी। जब उसकी भाभियां उससे मजाक करती थी तथा वह उन्हें अपने पतियों के साथ हास विलास करते हुए देखती थी, तो उसका यौवन से परिपूर्ण हृदय विचलित हो उठता था। वह किसी के प्रति समर्पित हो जाने के लिए व्याकुल हो उठती थी। ऐसी मानसिक स्थिति में जब गोबर से उसकी भेंट हुई तो उसका भूखा मन गोबर की कुमारावस्था पर ललचा उठा और उधर जुनिया के इस अभिप्राय आकर्षक में गोबर के मन में भी एकाएक यौवन की संभावनाएं उसी तरह जागृत हो उठी जिस तरह कोई शिकारी जानवर पत्ते खड़कते ही चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता है।
यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहली विशेषता है प्रेमचंद जी मनोविज्ञान के अच्छे ज्ञाता हैं। अल्हड़ यौवन से आंदोलित युवा हृदयों और उनकी परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में वे यहाँ पर इतने सफल हुए हैं। गोबर और जुनिया दोनों की ही परिस्थितियों और हृदयस्थ उन्देलन का इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरा, अभिव्यक्ति सरल एवं स्पष्ट है और तीसरा, भाषा प्रभावमयी, सरल तथा मिश्रित है। इसका 15वां अंश है, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का शाप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, चरावर जमीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बात तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, इतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से ली गई है। उनकी मित्र मंडली, जिसमें प्रोफेसर मेहता आदि पहुंच गए हैं। राय साहब उनके सम्मुख अपनी प्रशंसा करते हैं। इस पर प्रोफेसर मेहता राय साहब के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कहते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहते हैं, मैं यह चाहता हूँ कि जिन सिद्धांतों को हम मानते हैं, जिनकी प्रशंसा करते हैं, हमारा आपका जीवन उन सिद्धांतों के अनुसार हो, हमारी करनी और कथनी में अंतर ना हो। हम जो कहें उसे अपने व्यवहार में उतारें, तभी उसकी सार्थकता है और सिद्धांत बगाड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। प्रोफेसर मेहता, आप अपने सिद्धांत के अनुसार किसानों के शुभेच्छु बन रहे हैं। यदि वास्तव में आप उनके हितचिंतक हैं और उन्हें सुविधाएं देना चाहते हैं, और आप यह भी कह रहे हैं कि जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाएं, जब आप जमींदारों को समाज के लिए शाप मानते हैं, तो फिर आप अपने किसानों या आसामियों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते, उनका शोषण करते, जैसे हजारों जमींदार अपने आसामियों का शोषण करते हैं। आप में और उनमें अंतर ही क्या है? अगर आप वास्तव में चाहते हैं, जैसा कि आप अभी अभी सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, तब आपको अपने सिद्धांतों के अनुसार आसामियों और किसानों के साथ सुविधाओं तथा सद्व्यवहार की शुरुआत सबसे पहले करें। आप किसानों से बिना नजराना लिए जमीन के पट्टे लिखे, उनसे बेगार लेना बंद कर दें। समय समय पर धनुष यज्ञ आदि जैसे आंदोलन किए जाते हैं, और इन आयोजनों के पीछे जो अतिरिक्त कर किसानों पर लगा दिए जाते हैं, ऐसे करों को लगाना छोड़ दें। तब वास्तव में आपको अच्छा जमींदार समझा जाएगा, जैसा कि आप स्वयं को एक आदर्श जमींदार अभी अभी सिद्ध कर रहे थे। प्रोफेसर मेहता आगे कहते हैं कि मैं उन लोगों में जरा भी विश्वास नहीं करता और ना उन लोगों के प्रति सहानुभूति करता जो बातें तो करते हैं साम्यवादियों की सी और जीवन है रईसों का सा।
यानी ठाट बाट और विलासिता से भरा हुआ। यदि आप आदर्शों की ऊंची ऊंची बातें करते हैं और व्यवहार में ठीक वैसे ही क्रूर तथा स्वार्थी हैं जैसे कि अन्य जमींदार, तब आप में कोई अंतर है ही नहीं। आप अपने सिद्धांतों के व्यवहार में उतारते हैं तो आपका जीवन भी उतना ही स्वार्थों से भरा है जितना कि अन्य जमींदारों का। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरा, जमींदार वर्ग का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। तीसरा, प्रोफेसर मेहता के राष्ट्रवादी चरित्र की ओर संकेत किया गया है। इसका 16वां अंश है, मानता हूँ आपका अपने आसामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उनमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं। है तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता ही कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो इसमें धनुष यज्ञ पर राय साहब की मित्र मंडली एवं स्वयं राय साहब अमरपाल सिंह एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। इस पर प्रोफेसर मेहता चौथे सिद्धांतवादियों की पोल खोलते हुए कहते हैं कि अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। यह बात सच हो सकती है कि आप अपने किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि उस अच्छे व्यवहार में आपका हाथ स्वार्थ से भरा हुआ है या नहीं। यदि आपका अच्छा व्यवहार स्वार्थ से भरा हुआ है, तब आपका मधुर व्यवहार भी किसानों का ठीक वैसे ही अहित करता है जैसे कि अन्य जमींदारों द्वारा किया जाने वाला व्यवहार। जैसे धीमी आंच पर पकाया गया भोजन अधिक स्वादिष्ट बनता है, उस भोजन की अपेक्षा जिसे तेज आंच में पकाया गया हो। जो काम तीव्र आग की लौ करती है, वही काम धीमी गति से चलने वाली आग की लपटें भी करती हैं। दोनों में अंतर कोई नहीं, अंतर केवल प्रक्रिया का है कि एक भोजन को तेज गति से पकाती है और दूसरी धीमी गति से, मात्र यही अंतर है। आप किसानों का शोषण मीठा बनकर करते हैं, उनके साथ मधुर व्यवहार करते हैं और उनके परिश्रम के फल को हड़प जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अन्य जमींदार हड़प जाते हैं। गुड़ से मारने, जहर से मारने वाले की अपेक्षा अधिक सफल होता है, क्योंकि गुड़ खाने वाले को स्वादिष्ट और मीठा प्रतीत होता है और जहर खाने वाले को कड़वा। जब गुड़ देकर मारना है या जहर देकर, तब उद्देश्य तो दोनों का एक ही है। गुड़ खाने वाला गुड़ के भुलावे में जहर को पहचानता नहीं, बल्कि गुड़ देकर मारने वाला जहर देकर मारने वाले की अपेक्षा कहीं अधिक सफल है। प्रोफेसर मेहता आगे कहते हैं कि यदि हम सब साम्यवादी बनते हैं, तो वास्तव में सच्चे साम्यवादियों जैसा व्यवहार करें और साम्यवादी को अपनी करनी और कथनी में ना उतार पाए, तो यदि साम्यवादी होने का ढोंग क्यों करें।
या तो हम जो कहते हैं उसे करें या फिर गाल बजाना छोड़ दें। मैं ऐसी जिंदगी का विरोधी हूँ जिसमें आदमी कहता कुछ है और करता कुछ। अगर कोई व्यक्ति मांस खाना पसंद करता है तो वह खुलकर मांस खाए, सरेआम मांस खाए, इसमें कोई बुराई नहीं। परंतु वही आदमी कहता है कि मांस खाना बुरा है और फिर छिपकर मांस खाता है, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। ऐसा व्यक्ति जो छिपकर खाए और दूसरों के मांस खाने की बुराई करे, तो मैं उसे केवल कायर ही कहूँगा, बल्कि मैं उसे पाखंडी भी कहूँगा। ऐसा व्यक्ति वास्तव में ढोंगी है, उसका व्यवहार छल और कपट से युक्त है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है प्रोफेसर मेहता ने सिद्धांतवादियों की पोल खोली है। दूसरा, प्रोफेसर मेहता स्पष्टवादी होने के साथ साथ निर्भीक एवं निडर व्यक्ति के स्वामी हैं। इस कथन से यह स्पष्ट होता है। तीसरा, तत्कालीन जमींदारी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। इसका 17वां अंश है, मेरे स्वर्गवासी पिता आसामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ कर देते थे। अपने बखार से अनाज निकालकर आसामियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद देते थे। मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मावतार कहती रही, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रही। प्रजा का पालन इनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़कर देना न चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लग गया हूँ कि जब तक किसानों को यह रियायतें अधिकार के रूप में ना मिलेगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकेगी। स्वेच्छा से अगर अपना स्वार्थ नहीं छोड़ तो उत्पाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी यथार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूँ। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास से ली गई है। धनुष यज्ञ के अवसर पर राय साहब अमरपाल सिंह अपनी मित्र मंडली में प्रोफेसर मेहता के तर्कों को काटते हुए कह रहे हैं कि हमारा परिवार हमेशा से आसामियों के प्रति उदार, सहानुभूतिपूर्ण एवं सद्व्यवहार करता रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि मेरे स्वर्गवासी पिता अपने आसामियों पर दया करते थे। यदि पाला पड़ने से उनकी फसल नष्ट हो जाए या अनावृष्टि के कारण फसल सूख जाए, तब वह अपनी इच्छा से अपने आसामियों का कभी आधा और कभी पूरा का पूरा लगान माफ कर देते थे। इतना ही नहीं, वह किसानों की ऐसी दशा में अपने अन्न भंडार से अन्न निकालकर आसामी भूखे ना मर जाए इसलिए उनमें बंटवा देते थे। यदि कोई किसान बहुत गरीब है और अपनी कन्या का विवाह करने में असमर्थ है, तब वह घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद कर दिया करते थे। परंतु यह मदद वह उसी दशा में और तभी करते थे जब तक कि उनके आसामी
उनको मालिक और धर्म का अवतार समझते थे। उन्हें देवता कहकर उनकी पूजा करते थे। उनकी प्रजा उन्हें अन्नदाता समझती रही। इसी अवस्था तक वह प्रजा का पालन अपना दायित्व समझते थे। परंतु यदि उनके आसामी यह अधिकार मांगने लगे कि पाले अथवा सूखे के कारण फसल मारी गई है, जमींदार का यह कर्तव्य है और जनता का यह अधिकार है कि जमींदार लगान माफ कर दे, तो ऐसी हालत में वह एक कौड़ी भी नहीं देते थे। ठीक उसी प्रकार यदि उनके आसामी ये कहें कि हमने बैल की तरह रात दिन खेतों में कमाया है और उपज का बहुत बड़ा भाग जमींदार को दिया है, तो जमींदार का कर्तव्य है कि गरीब की लड़की के विवाह में मदद करे, तो वह अधिकार के नाम पर कानी कौड़ी भी देने को तैयार ना थे। क्योंकि जब जनता अधिकार मांगने लगे और उनको अधिकार के नाम पर रियायत दी जाने लगे, तो फिर वह परंपरा बन जाती है। ऐसी हालत में जमींदार शासन चला ही नहीं सकता। मैं भी ऐसे ही वातावरण में पला हूँ और विश्वास भी करता हूँ, परंतु मुझे इस बात का गर्व है कि मैं व्यवहार में भले ही अपने स्वर्गवासी पिता का अनुयायी हूँ, पर विचार में उनसे भी आगे बढ़ गया हूँ। मैं इस बात में विश्वास करने लग गया हूँ कि जब तक किसानों को सुविधाएं न दी जाएंगी, तब तक केवल सद्भावना से उनका भला होने वाला नहीं, उनकी दशा नहीं सुधर सकती। संसार में कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ना चाहता। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से स्वार्थ छोड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति अपवाद है। मैं भी किसानों के प्रति स्वार्थ को ही नहीं छोड़ सकता। यदि हम जमींदारों को सरकार की नीति और कानून बताकर अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, तब तो किसानों की हालत सुधर सकती है, अन्यथा नहीं। आप मेरी इन बातों को भरता कहेंगे, क्योंकि मैं अपने विचारों को व्यवहार में नहीं अपना सकता, परंतु यह मेरी विवशता है। चाहते हुए भी मैं अपने स्वार्थ का संरक्षक बना रहूंगा। अधिकारों के नाम पर किसानों के कुछ भी ना देना चाहूँगा। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है राय साहब की करनी और कथनी में अंतर है। इस बात का इस अंश में पर्दाफाश किया गया है। दूसरा, 1930 से 1936 तक के आसपास के देशकाल के वातावरण का चित्रण किया गया है। और तीसरा, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना गोदान उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। इसके आगे के अंशों को हम इस टॉपिक के वीडियो के पार्ट 3 में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।